हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम का पार्ट उत्सर्जन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्सर्जन का मीनिंग है कि हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, उन सभी का शरीर से क्या करना? बाहर कर देना। उसे हमने क्या बोला? उत्सर्जन। ये हमारे जैव प्रक्रम का आखिरी पार्ट है उत्सर्जन, जिसे हम पूरा करके क्या करेंगे? जैव प्रक्रम खत्म करने वाले हैं, जिसमें हमने पोषण पढ़ लिया, वहन पढ़ लिया, श्वसन तंत्र पढ़ लिया और लास्ट है अब हमारे पास क्या? उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा अंग है जो उत्सर्जन में सहायक होता है, किस जीव जंतु में किस प्रकार का उत्सर्जन अंग मिलेगा। बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। उत्सर्जन तंत्र, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ हमने कहे हैं, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये कैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं? ये है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ये कैसे हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। कैसे हैं ये? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसके अंदर क्या मिली हुई है? नाइट्रोजन मिली हुई है। तो शरीर से जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र। देखते उत्सर्जन तंत्र क्या हो गया? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये अपशिष्ट पदार्थ कैसे होंगे? ये अपशिष्ट पदार्थ होंगे नाइट्रोजन युक्त, यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। कैसे होंगे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अब ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये क्या हो सकते हैं? अमोनिया हो सकते हैं, या यूरिक अम्ल हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? यूरिया। तो 3 प्रकार के हमारे पास नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, या तो अमोनिया, या यूरिक अम्ल, या फिर यूरिया। अब ये जो अमोनिया है ये बहुत हानिकारक है। ये जो अमोनिया होगा, ये इसको स्टोर करना क्या होगा? इसको संचयित करना बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसका संचयन हानिकारक है, ठीक है। और इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की अति आवश्यक है। जल की अति आवश्यकता किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए, ठीक है। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? जल चाहिए। और अमोनिया बहुत ज़्यादा क्या होगा? हानिकारक होगा। अब यूरिक अम्ल, इसके लिए हमें क्या चाहिए? जल आवश्यक है। जल क्या होगा? आवश्यक, क्योंकि ये कैसा होगा? अति हानिकारक। इसको स्टोर करना क्या होगा? अति हानिकारक होगा, ठीक है। और अमोनिया का सूत्र क्या आ गया हमारे पास? NH3। और वे जीव जंतु जो अपने शरीर से अमोनिया युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें हमने एक नाम दे दिया, क्या? अमोनोटैलिक। ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, उसे हमने क्या नाम दे दिया? अमोनोटैलिक नाम दे दिया। और इसके लिए जल की अति आवश्यक होगी, और ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। फिर आया हमारे पास क्या? यूरिक अम्ल, यानी कि उत्सर्जन पदार्थ क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल हो जाएगा। इसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। ये क्या होगा? सबसे कम हानिकारक। ये क्या होगा? सबसे कम हानिकारक होगा।
सबसे कम हानिकारक होगा। और यूरिक अम्ल किस रूप में होगा? अर्ध ठोस अवस्था में मिलेगा। ये हमें कैसा मिलेगा? अर्ध ठोस अवस्था में मिलेगा, यानी कि पेस्ट की फॉर्म में मिलेगा। ना तो लिक्विड होगा, ना तो द्रव होगा, ना ठोस होगा। कैसा होगा? अर्ध ठोस। फिर आया हमारे पास क्या? यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटैलिक। यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? C5H4N4O3 और यूरिया NH2CO NH2। सबके अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को हमने क्या नाम दे दिया? यूरी। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। यूरिया क्या होगा? कम हानिकारक, कम हानिकारक। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? ये मनुष्य के अंदर क्या, मनुष्य कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो यूरियोटैलिक, जो यूरिक अम्ल का करेंगे यूरिकोटैलिक। और एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा। यूरिकोटैलिक होएगा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले, और यूरिया का उत्सर्जन करने वाले क्या हो जाएंगे? यूरियोटैलिक। क्या हो जाएंगे? यूरियोटैलिक। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सही कर लेना, ठीक है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले क्या होंगे? यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। और यूरिया का उत्सर्जन करने वाले क्या हो जाएंगे? यूरियोटैलिक। क्या हो जाएंगे? यूरियोटैलिक। ठीक है, ये मिस्टेक थी, ये हमने सही कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या? अमोनिया। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है, यानी कि कैसी होएगी? अति हानिकारक। कैसी होएगी? अति हानिकारक। और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। तो केवल जलीय जंतुओं में क्या मिलेगा हमें? अमोनोटैलिक मिलेगा। यानी कि उदाहरण के लिए जितनी भी बोनी फिशेज होंगी, यानी कि जितनी भी अस्थिल मछलियां होंगी, जितनी भी अस्थिल मछलियां और जितने भी जलीय जीव होंगे, जितने भी जलीय जीव, वो किसका उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया का। क्योंकि इसको उत्सर्जित करने के लिए हमें क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जितने भी जलीय जीव और अस्थिल मछलियां होंगी वो किसका उत्सर्जन करेंगी? अमोनिया का। देखो NH3 अमोनिया का उत्सर्जन करने वाली कौन हो जाएंगी? अस्थिल मछलियां और जलीय जीव। और क्या मिलेगा हमें? जलीय जीव। और क्या मिलेंगे हमें? जलीय जीव। और जल अति आवश्यक होगा। जल क्या होगा इसके लिए? अति आवश्यक होगा, इसलिए सारे जलीय जीव में यही मिलेगी। और अमोनिया का सूत्र क्या हो गया? NH3। अब यूरिया आ गया। यूरिया कैसा होएगा? कम हानिकारक है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यानी कि सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? अमोनिया। नंबर 1 पर क्या आएगा? अमोनिया। फिर क्या आएगा? यूरिया। फिर क्या मिलेगा? यूरिक अम्ल। फिर क्या मिलेगा? यूरिक अम्ल। ये आ जाएगा क्या? इसके अंदर जो इसकी हानिकारक देखें तो ये सीक्वेंस मिल जाएगा। सबसे हानिकारक अमोनिया, फिर यूरिया, और थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा? यूरिक अम्ल। और इसके लिए मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए अभयचर और स्तनधारी। स्तनधारी में क्या हो जाएंगे? मनुष्य, जिसके अंदर उत्सर्जन के रूप में हमें क्या मिलेगा? यूरिया। और इन्हें हम क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक, इसे हम क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक बोलेंगे। ठीक है। यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कैसा होएगा? सबसे कम मात्रा में जल की आवश्यकता मिलेगी, कम हानिकारक। ये कैसा हो जाएगा? कम हानिकारक हो जाएगा। और किस रूप में मिलेगा? पेस्ट या फिर अर्ध ठोस के रूप में। और इनको उत्सर्जित करने वाले को क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक। क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? अमोनोटैलिक। अमोनिया हानिकारक है। फिर कौन हानिकारक है? यूरियोटैलिक यानी कि यूरिया। फिर क्या आ जाएगा? यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक अम्ल। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है और भूलना नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
देखो हमें डायग्राम में क्या दिया हुआ है, अमाइनो ग्रुप, ये आगे जितने भी जलीय जीव होंगे, जितने भी जलीय जीव होगी, अस्थिल मछलियां होगी, अस्थिल मछलियां, ये तो किसका उत्सर्जन करेंगी, ये उत्सर्जन करेंगे किसका, अमोनिया का। ये किसका उत्सर्जन करेंगी, अमोनिया का उत्सर्जन कर रही हैं। फिर आया क्या, फिर आया कौन सा, जितने भी स्तनधारी हो गए, जितने भी स्तनधारी हो गए, जितने भी स्तनधारी हो गए और उभयचर हो गए, ठीक है, इन सभी के अंदर क्या मिलेंगी हमें, यूरिया। क्या मिलेगा, यूरिया। फिर आया हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या, जितने भी, दिख रहा है ये कलर, जितने भी पक्षी हो गए, कीड़े हो गए, सरीसृप हो गए, ये सब किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल का। किसका करेंगे, यूरिक अम्ल का। तो जितने भी सरीसृप हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, पक्षी हो गए, वो सब किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल का। जितने भी स्तनधारी उभयचर है वो यूरिया का, जलीय जीव और अस्थिल मछलियां किसका करेंगी, अमोनिया का। तो 3 प्रकार से उत्सर्जन करने वाले हमारे पास हो गए। अब इन्होंने कहा कि मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कि मानव के अंदर उत्सर्जन के लिए हमारे पास मेन ऑर्गन अगर आएगा तो वृक्क आएगा। वृक्क यानी कि किडनी, नाम देखते याद आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के लिए एक नाम याद आएगा, क्या, किडनी। क्या नाम आएगा, किडनी। तो किडनी क्या आएगा, मुख्य उत्सर्जन तंत्र। 75 से 80% तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देगा। उत्सर्जन पदार्थ किडनी के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण भी कौन करता है, ये। अब किडनी हमें कैसी मिलेगी, हमें याद है कि किडनी की स्ट्रक्चर ऐसी होगी जिसे हम बोलते हैं सेम के बीज के आकार की, यानी कि बीन शेप, यानी कि राजमा जैसी, यानी कि हम बोल रहे हैं कैसे, सेम के दाने की आकृति की, और गहरा कैसा मिलेगा, भूरा रंग। इसकी मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे क्या कहा जाता है, हाइलम। तो देखें, अगर हम देखें कि ये है हमारे पास किडनी, कितनी मिलेगी हमें, एक जोड़ी, एक जोड़ी क्या मिलेगी, किडनी मिलेगी। ये हमारे पास क्या आ गई, किडनी आ गई। इस किडनी का जो बीच वाला पार्ट है ये दबा हुआ होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम। इसे हमने क्या बोल दिया, हाइलम बोल दिया। अब किडनी से एक जोड़ी किडनी मिलेगी, एक जोड़ी इससे निकलने वाली क्या मिलेंगी, पाइप्स मिलेंगी। और ये पाइप ओपन होगी किसके अंदर, एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में। इसे हमने क्या बोल दिया, वृक्क, जो हमें कैसा मिलेगा, एक जोड़ी, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, फिर एक हमें क्या मिलेगा, मूत्राशय, और लास्ट में क्या होगा, मूत्र द्वार। तो ये है मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र। ये क्या है हमारे पास, मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र। और किडनी का जो बीच वाला भाग होगा, इस दबे हुए भाग को, इस दबे हुए भाग को हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम। आ गया हमारे पास डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, एक जोड़ी किडनी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वृक्क,
ये हमारे पास क्या आ गया, वृक्क कितना है, एक जोड़ी। इससे निकलने वाली ये जो पाइप है ये भी कैसी है, मूत्र वाहिनी, एक जोड़ी। किस आकार की मिल रही है हमें, सेम के दाने के आकार की। इसका रंग कैसा होगा, गहरा भूरा रंग होगा। ठीक है, ये मिल रही है हमें। अब इसका जो बीच वाला भाग होगा, ये जो दबा हुआ भाग है, ये जो दबा हुआ भाग है, इस दबे हुए भाग को हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम। इस दबे हुए भाग को हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम नाम दे दिया। क्लियर हुआ यहां तक। ये बना लिया हमने, मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र बना लिया। कैसा मिल रहा था, एक जोड़ी किडनी, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, और एंड में क्या मिल रहा था, मूत्र द्वार। ये एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक क्या मिल रहा है, मूत्राशय, और एंड में हमें क्या मिल रहा है, मूत्र मार्ग। फिर अगेन डायग्राम को अगर लेबल करना आ जाए तो हम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, किडनी, इसे हम क्या बोलेंगे, शिरा है ये, और ये क्या होएगी, धमनी। ये रक्त को लेके आने का काम करेगी, ये रक्त को लेके जाने का काम कर रही है। ये हमारे पास मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय, और एंड में क्या हो जाएगी, मूत्र नलिका। तो अगर आपके पास ऐसा डायग्राम आ जाए, इसको कह दे कि चित्र में नामांकन करो, तो हम इस चित्र को क्या कर सकते हैं, नामांकन आराम से कर सकते हैं। अब देखो, इन्होंने कहा कि ये जो हमारी किडनी है, इसके मध्य भाग का दबा हुआ भाग, हमने इसको क्या नाम दे दिया, हाइलम। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम नाम दे दिया। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि जो इसका पेरिफेरल पार्ट, यानी कि जो इसका परिधीय भाग है, किडनी का क्या होगा, परिधीय भाग। ये आ गया किडनी का क्या, परिधीय भाग। अब ध्यान से देखना कि ये किडनी का परिधीय भाग है, और बीच वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, मध्य भाग। कलर के बिना ना मजा नहीं आता। अब आया असली कलर के बाद किडनी की स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए क्या है हमारे पास, इस भाग को क्या बोलेंगे, जो किडनी का परिधीय भाग है, इसे हम बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, वलकुट। इसे हमने क्या बोल दिया, वलकुट। जो परिधीय भाग है, किडनी का परिधीय भाग, वलकुट क्या हो जाएगा, बाहरी, यानी कि परिधीय। इसके परिधीय भाग को हमने क्या बोल दिया, परिधीय भाग को हमने क्या बोल दिया, वलकुट। और बीच वाला भाग, इसे हमने क्या नाम दिया, मेड्यूला। इसे हमने क्या नाम दिया, मेड्यूला। इसे हमने क्या बोल देंगे, मेड्यूला भाग, मेड्यूला या मध्य भाग। तो बीच वाले भाग को तो हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना,
यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा तो अंदर से कैसा होगा, ये फैला हुआ, अंदर से कैसा है, ये कीप जैसा फैला हुआ भाग होगा, कीप जैसा फैला हुआ भाग निकलेगा इसके हाइलम से। इस भाग को हमने नाम दे दिया क्या, वृक्कीय श्रोणी। इसे हमने क्या नाम दे दिया, वृक्कीय श्रोणी। ठीक है, वृक्कीय श्रोणी। अब वृक्क के बाहर वाले भाग को हमने क्या नाम दे दिया, वलकुट बाहर वाला, और मध्य भाग को क्या नाम दे दिया, मेड्यूला। अब इस किडनी के अंदर, इस वृक्क के अंदर हमें लाखों की संख्या में हमें क्या मिलेंगी, लाखों की संख्या में हमें क्या मिलेंगी, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेंगी, ऐसी ट्यूब जैसी क्या मिलेंगी, स्ट्रक्चर मिलेंगी। ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसे हमने क्या नाम दे दिया, नेफ्रॉन, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, नेफ्रॉन नाम दे दिया। वृक्क के अंदर कई लाखों की इकाइयों में मिलकर क्या मिलेगी, नेफ्रॉन। अगर पूछें वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होगी, तो नाम क्या आएगा, नेफ्रॉन। तो नाम क्या आएगा, नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु, या फिर क्या हो जाएगा, वृक्काणु, जिसे हमने क्या नाम दिया, नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु नाम दे दिया। इसके अंदर बहुत सारी लाखों के अंदर ट्यूब्स मिलेंगी जिसे हमने क्या नाम दे दिया, वृक्काणु। ये है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ये क्या दी हुई है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। यानी कि एक किडनी के अंदर मिलियन में यानी कि लाखों में क्या मिलेंगी, लाखों में क्या मिलेंगी, नेफ्रॉन। इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, वृक्क की इकाई। इसे क्या बोला जाएगा, वृक्क की इकाई बोलेंगे। ठीक है, इसकी संरचना हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम खुद बनाएंगे किसकी संरचना, नेफ्रॉन की। क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के अंदर हमारे पास क्या आएगी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पूछने के लिए और बनाने के लिए आएगा। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट, उत्सर्जन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा कि उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से जीव उत्सर्जन करेंगे, क्या क्या उत्सर्जन करेंगे। अमोनिया सबसे ज़्यादा, फिर यूरिया, और सबसे कम क्या आ जाएगा, यूरिक अम्ल आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। आई होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और इस डायग्राम को हम खुद बनाएंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.